अच्छा, तो फंक्शनल हाइपोक्सिया के अलावा ब्रेन जो है ना वो डिप्राइव हो सकता है ऑक्सीजन से। दूसरा मैकेनिज्म है इस्कीमिया, या तो वो ट्रांजिएंट होगी या परमानेंट। क्यों हो रही है? क्योंकि टिश्यू की हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, जो कि कॉज हो सकता है हाइपोटेंशन की वजह से हाइपोपरफ्यूजन हुई है, या वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या दोनों की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया। देखिए, वाइड स्प्रेड इस्कीमिक हाइपोक्सिक इंजरी जो है ना ये हो सकती है इन द सेटिंग ऑफ सीवियर सिस्टेमिक हाइपोटेंशन जब हो जाए, यूजुअली जब सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो फॉल कर जाए बिलो 50 मिलीमीटर मर्करी। 120 होता है ना, तो बिलो 50 मिलीमीटर मर्करी अगर फॉल कर जाए सिस्टोलिक, जैसा कि कार्डिक अरेस्ट में और शॉक में ऐसा होता है, तो इस तरह की सिवियर सिस्टेमिक हाइपोटेंशन में वाइड स्प्रेड इस्कीमिक हाइपोक्सिक इंजरी हो सकती है। उसको हम कह रहे हैं ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया। तो क्लिनिकल आउटकम जो है इसमें वेरी कर सकता है विद द सिवियरिटी के हिसाब से, और ड्यूरेशन ऑफ इंसल्ट कितने टाइम से थी। अगर इंसल्ट माइल्ड है तो इसमें सिर्फ ट्रांजिएंट पोस्ट इस्कीमिक कन्फ्यूजनल स्टेट हो सकती है। ट्रांजिएंट पोस्ट इस्कीमिक कन्फ्यूजनल स्टेट अगर वो माइल्ड है, विथ इवेंचुअल कंप्लीट रिकवरी भी इसमें हो जाएगी। न्यूरॉन्स जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनकी हाइपोक्सिक इंजरी हो बनस्पत ग्लियल सेल्स के, और मोस्ट ससेप्टेबल न्यूरॉन्स जो है वो पायरामिडल सेल्स होते हैं हिप्पोकैम्पस के, ये आपने याद रखना है, हिप्पोकैम्पस के पायरामिडल सेल्स और नियोकॉर्टेक्स, और इसके अलावा परकंजी सेल्स सेरिबेलम के। ठीक है, ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अब कुछ इंडिविजुअल्स में इवन माइल्ड या ट्रांजिएंट ग्लोबल इस्कीमिया इंसल्ट जो है वो डैमेज करवा सकती है इस तरह के वल्नरेबल एरियाज़ को। सिवियर जो ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया है उसमें वाइड स्प्रेड न्यूरोनल डेथ हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजनल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, उसमें मतलब सिवियर हुई है तो उसमें वाइड स्प्रेड न्यूरोनल डेथ हो रही है। अब पेशेंट्स जो कि सर्वाइव कर जाएंगे वो ऑफन रहते हैं सिवियरली इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकली और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगे। ठीक है, इस तरह के पेशेंट्स। बाकी पेशेंट जो है वो मीट करते हैं क्लिनिकल क्राइटेरिया को फॉर सो कॉल्ड ब्रेन डेथ, जिसमें सारे वॉलंटरी और रिफ्लेक्स जो ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम फंक्शन है वो सारे एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेन डेथ में चले जाएंगे, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ड्राइव भी जो है वो भी एब्सेंट हो जाएगी। जब पेशेंट विद दिस फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी आर मेंटेन्ड ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेशन, इनको जब मेंटेन किया जाएगा उस पर, तो ब्रेन ग्रेजुअली ऑटोलाइसिस में चला जाएगा, जिसके नतीजे में सो कॉल्ड रेस्पिरेटर ब्रेन हो जाएगा, रिजल्ट करेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटर ब्रेन। तो मॉर्फोलॉजी पे आ जाए इसमें ग्लोबल स्कीमिया में, इन द सेटिंग ऑफ ग्लोबल स्कीमिया ब्रेन हमें स्वॉलन मिलेगा, आपने याद रखना है। वाइड गायराए हो जाएंगे, मैंने आपको दिखाया था वो वाइडन हो जाएंगे, जबकि सल्काए नैरो होंगे। कट सरफेस जब हम देखेंगे तो हमें पुअरली डिमार्केशन मिलेगी बिटवीन द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। हिस्टोपैथोलॉजिक चेंजेस जो कि कंपनी करेंगे इस इरिवर्सिबल इस्केमिक इंजरी यानी कि इन्फाक्शन को, उसको ग्रुप किया गया है 3 कैटेगरीज़ के अंदर। अर्ली चेंजेस होते हैं जो कि 12 से 24 घंटों के बाद होंगे आफ्टर द इंसल्ट, उसके बाद 12 से 24 घंटों के बाद, जिसमें एक तो अक्यूट न्यूरोनल सेल चेंज होगा जिसको हम रेड न्यूरॉन्स कहते हैं, हम डिस्कस करके आए हैं। ए फिगर में यहाँ पे हमने देखा था रेड न्यूरॉन्स। ठीक है, अक्यूट हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी में, जिसमें सेल बॉडीज श्रंकन हो जाती हैं और यूजिनोफिलिक हमें रेड सेल्स नज़र आते हैं। तो एक तो अर्ली चेंजेस में ये रेड न्यूरॉन्स हमें मिलेंगे जो कैरेक्टराइज हुए हैं इनिशियली बाय द माइक्रोवैक्यूलेशन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक यूजिनोफिलिया, और फिर लेटर उनमें हमें न्यूक्लियर पिक्नोसिस एंड कैरियोरेक्सिस मिलेगा। अब इसी तरह के चेंजेस होंगे समवट लेटर इन द एस्ट्रोसाइट्स में भी और ओलिगोडेंड्रोग्लिया में भी होंगे। ठीक है, इसी तरह के चेंजेस। अब आफ्टर दिस द रिएक्शन टू टिश्यू डैमेज बिगिंस विथ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब ये न्यूट्रोफिल्स आके यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे। ये अब टिश्यू डैमेज जो हुआ है ना उसके अगेंस्ट अब रिएक्शन हो रहा है जिसमें न्यूट्रोफिल्स आके इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। तो फिगर देखिए 23.6 ए फिगर जो है यहाँ पे दिखाया गया है सेरिब्रल इन्फाक्शन। ये देखिए इन्फिल्ट्रेशन हो गई है सेरिब्रल इन्फाक्शन की बाय द न्यूट्रोफिल्स, जो कि बिगिन हो रही है एट द एजेस ऑफ द लेजन पे। ठीक है, जबकि वास्कुलर सप्लाई देखिए बिल्कुल इसमें इंटैक्ट है। अर्ली चेंजेस के बाद अब ग्लोबल इस्कीमिया में दूसरा आता है सब अक्यूट चेंजेस। इनमें क्या होगा कि ये तकरीबन अब 24 घंटों से लेके 2 हफ्तों तक होंगे सब अक्यूट चेंजेस, जिसमें नेक्रोसिस हो जाएगी टिश्यू की, मैक्रोफेजेस का इन्फ्लक्स होगा वहाँ पे, और वास्कुलर प्रोलिफरेशन आपने याद रखना हो जाएगी, और रिएक्टिव ग्लायोसिस। तो अगर इस बी फिगर में देखें हम, यहाँ पे दिखाया गया है कि बाय द डे 10 एन एरिया ऑफ इन्फाक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ मैक्रोफेजेस एंड सराउंडिंग रिएक्टिव ग्लायोसिस भी हमें बाय द 10 डेज मिल रही है। ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड सराउंड कर रहे हैं रिएक्टिव ग्लायोसिस। उसके बाद आता है नेक्स्ट
रिपेयर, ठीक है, ये सब एक्यूट के बाद रिपेयर जो है ना ये तकरीबन 2 हफ्तों के बाद देखा गया, जो कैरेक्टराइज हुआ है कि उसमें नेक्रोटिक टिश्यू जो बन रहा था वो रिमूव हो जाएगा और ग्लायोसिस भी रिमूव हो जाएगी। सी फिगर में यहाँ पे दिखाया गया ओल्ड इंट्राकॉर्टिकल इन्फार्क्ट, ठीक है, जो कि हमें नज़र आ रहा है सीन एज एरियाज ऑफ लॉस, टिश्यू लॉस, टिश्यू बिल्कुल वो नेक्रोसिस वगैरह ख़त्म हो जाएगी, टिश्यू लॉस हो रहा है और रेजिडुअल ग्लायोसिस जो है पीछे रह गई है, ठीक है, तो ये रिपेयर भी हो गया। देन है कि बॉर्डर जोन वाटरशेड इन्फार्क्ट, इनकी अगर हम बात करें बॉर्डर जोन वाटरशेड इन्फार्क्ट्स की, ये होते हैं इन द रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो रीजन जो कि लाई कर रहे हैं मोस्ट डिस्टल पोर्शंस ऑफ द आर्टीरियल टेरिटरीज, यानी आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करी उसके भी बहुत जो डिस्टल रीजन में है ना उसको हम कहते हैं बॉर्डर जोन या वाटरशेड इन्फार्क्ट्स हम उनको कहेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यूजुअली देखे गए हैं आफ्टर द हाइपोटेंसिव एपिसोड, जब भी हाइपोटेंशन होगी परफ्यूजन कम होगी तो इन बॉर्डर जोन्स में ज़्यादा हमें मिलता है इनफैक्ट, ठीक है, इन वाटरशेड रीजन्स में। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो बॉर्डर जोन होता है ना बिटवीन द एंटीरियर एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो ग्रेटर रिस्क पे होता है, ठीक है, एंटीरियर और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की डिस्ट्रीब्यूशन पे दरमियान जो बॉर्डर जोन है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। अब इस रीजन में अगर डैमेज हो जाएगा ना तो याद रखिएगा वेज शेप का बैंड ऑफ नेक्रोसिस बन जाएगा ओवर द सेरेब्रल कन्वेक्सिटी अ फ्यू सेंटीमीटर लेटरल टू द इंटर हेमिस्फेरिक फिशर, यानी जो हेमिस्फेयर है उनके दरमियान जो इंटर हेमिस्फेरिक फिशर है उससे बिल्कुल फ्यू सेंटीमीटर उसके लेटरली यहाँ पे एक सेरेब्रल कन्वेक्सिटी के ऊपर जो है वेज शेप का बैंड ऑफ नेक्रोसिस बनेगा, ठीक है। ये बात हो रही है बॉर्डर जोन इन्फार्क्ट की, ठीक है, दैट्स इट। अब ग्लोबल के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक फोकल सेरेब्रल इन्फार्क्ट, सॉरी इस्कीमिया, फोकल सेरेब्रल इस्कीमिया। तो सेरेब्रल आर्टरी जो है हमारी उनकी ऑक्लूजन जो है वो लीड करेगी, पहले तो फोकल इस्कीमिया होगा और फिर जो है इन्फाक्शन हो जाएगा इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड वेसल, जिसमें ऑक्लूजन हुई है, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उस जहाँ पे वो सप्लाई कर रही थी, फिर वहाँ पे पहले तो फोकल इस्कीमिया होगा फिर जो इन्फाक्शन हो जाएगा। अब साइज़ और लोकेशन जो है, इसके अलावा शेप ऑफ द इन्फाक्ट और एक्सटेंट कितना हुआ है टिश्यू डैमेज, ये रिज़ल्ट करेगा, ये मॉडिफाई हो सकता है बाय कोलेटरल ब्लड फ्लो, ठीक है, कोलेटरल ब्लड फ्लो के थ्रू ये मॉडिफाई भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली जो कोलेटरल फ्लो होता है थ्रू द सर्कल ऑफ विलिस जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, या कॉर्टिकल जो लेप्टोमेनिंजियल अनास्टोमोसिस है, इनके थ्रू ये जो कोलेटरल फ्लो होगा ये लिमिट कर सकता है डैमेज को इन सम रीजन्स, ठीक है, कोलेटरल ब्लड सप्लाई कर रहा है ना तो डैमेज को लिमिट करेगा। बाय कंट्रास्ट देयर इज लिटिल इफ एनी कोलेटरल ब्लड फ्लो टू द स्ट्रक्चर्स सच एज द थैलेमस, बेसल गैंग्लिया एंड डीप वाइट मैटर विच आर सप्लाइड बाय डीप पेनिट्रेटिंग वेसल्स, इनको सप्लाई कर रही होती है, तो इनमें कोई भी एज सच कोलेटरल ब्लड फ्लो नहीं होता। इम्बोलिक इन्फाक्शंस जो है ना ये ज़्यादा कॉमन होते हैं बनस्बत इन्फाक्शन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस के, इम्बोलिक वाले आपने याद रखना है ज़्यादा कॉमन है। तो कार्डियक जो हम यूरल थ्रोम्बाई हैं ये फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ इम्बोलाई बनते हैं। मायोकार्डियल डिसफंक्शन, वाल्वुलर डिजीज़ एंड एट्रियल फिब्रिलेशन ये इंपॉर्टेंट इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। थ्रोम्बो इम्बोलाई आर्टरीज के अंदर भी अराइज कर सकते हैं, मोस्ट ऑफन एथ्रोमेटस प्लैक्स से इन द कैरोटिड आर्टरीज में जो बन जाए या एओर्टिक आर्क के अंदर, तो उनमें से भी अराइज कर सकते हैं। इम्बोलाई वीनस ओरिजिन का जो है वो क्रॉस कर सकता है ओवर टू द आर्टीरियल सर्कुलेशन थ्रू द पेटेंट फोरामेन ओवेल, ये हम हार्ट वाले चैप्टर में भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। अगर पेटेंट फोरामेन ओवेल रहा तो फिर वेनस ओरिजिन का इम्बोलाई आर्टरी में आ सकता है, लॉज कर सकता है फिर जाके ब्रेन के अंदर, तो इसको हम पैराडॉक्सिकल इम्बोलाई करेंगे क्योंकि ओवेल बन गया ना फोरामेन, तो वहाँ से वो मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो इम्बोलाई भी वहाँ जा सकता है आर्टरीज के अंदर। तो इसमें आ जाता है थ्रोम्बो इम्बोलाई फ्रॉम द डीप लेग वेन्स और इसके अलावा फैट इम्बोलाई, ठीक है, ये यूजुअली जब बोन का ट्रॉमा होता है उसके बाद बनता है फैट इम्बोलाई। अब जो टेरिटरी है हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की, अ डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये फ्रीक्वेंटली अफेक्ट होती है इम्बोलिक इन्फाक्शन से। आपने याद रखना है कि इस जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की जो टेरिटरी है, जो इंटरनल कैरोटिड की ही ब्रांच है, वहाँ पे इम्बोलिक इन्फाक्शन ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो इम्बोलाई लॉज कर सकते हैं कहीं भी वेसल की ब्रांच में या फिर एरिया ऑफ स्टीनोसिस में, यूजुअली जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो, उसकी वजह से जो स्टीनोसिस हो गई है तो वहाँ पे ये इम्बोलाई आके लॉज कर जाएगा। थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन्स ये कॉज करवाएंगे सेरिब्रल इन्फाक्शन, यूजुअली सुपर इम्पोज होते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक पे। तो कॉमन साइट्स जो हैं इसमें आपने याद रखनी है, जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक नैरोइंग हो गई है वैसे आर्टरी की और फिर वहाँ पे आके थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन हो जाए, तो कॉमन साइट एक तो कैरोटिड की बाइफर्केशन,
ओरिजिन जहाँ पे है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का, ये आपने याद रखना है उसके ओरिजिन पे, और या तो एंड ऑफ द बेसिलर आर्टरी पे, मिडिल सेरिब्रल के ओरिजिन पे, बेसिलर आर्टरी के एंड पे और कैरोटिड की बायफर्केशन पे थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस तरह की ओक्लूजन अकम्पनी हो सकती हैं बाय एंटेरोग्रेड एक्सटेंशन एज वेल एज थ्रोम्बस की फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये फ्रेगमेंट भी कर सकता है, ये एंटेरोग्रेडली जो है वो एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, और डिस्टल इम्बोलाइजेशन भी कर सकता है। तो थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन जो है ये कॉज करवाएंगी स्मॉल इन्फाक्ट, आपने याद रखना है, ऑफ ओनली फ्यू मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक, छोटा सा बस ये इन्फाक्ट करवाती हैं फ्यू मिलीमीटर डायमीटर का, इसको हम कहते हैं लेक्यूनर इन्फाक्ट्स। ठीक है, ये थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन्स की वजह से लेक्यूनर इन्फाक्ट होते हैं, जो कि होंगे जब स्मॉल पेनिट्रेटिंग जो आर्टरीज होती हैं ना वो ब्लॉक हो रही हैं, ओक्लूड हो रही हैं किसी क्रोनिक डैमेज की वजह से, यूजुअली लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इन्फार्क्ट्स जो है उनको डिवाइड किया गया है दो ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर। तो इस फिगर को देखें 23.7 में, यहाँ पे सेरेब्रल इन्फाक्शन के बारे में डिटेल में है। सबसे पहले ये ए फिगर देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है सेरेब्रल इन्फाक्शन में ये सेक्शन है ब्रेन का जो शो कर रहा है हमें लार्ज डिसकलर्ड फोकली हेमरेजिक रीजन इन द लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेमरेजिक या रेड इन्फाक्शन है। जबकि इसमें बी फिगर में ये दिखाया गया है इन्फाक्ट विद द पंक्टेड हेमरेजेस जो कंसिस्टेंट है विथ इस्कीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी इज़ प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है जिसमें इस्कीमिया और रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से जो है वो पंक्टेड इन्फाक्ट बना है पंक्टेड हेमरेज के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये ओल्ड सिस्टिक इन्फाक्ट है जो हमें शो कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड सराउंडिंग ग्लायोसिस भी हमें विजिबल है, कॉर्टेक्स भी डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, तो इन्फाक्ट्स जो है ना उनको हमने डिवाइड किया है दो ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर। नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट जो है वो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम अक्यूट वास्कुलर, जब ऑक्लूजन हो जाए। ठीक है, कोई वेसल ऑक्लूड हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट होंगे और ये इवॉल्व कर सकते हैं हेमरेजिक इन्फाक्ट के अंदर। ठीक है, इनसे हेमरेजिक इन्फाक्ट हो सकता है जब वहाँ पे रीपरफ्यूजन हो जाए इस्केमिक टिश्यू की, दोबारा जो है वो टिश्यू फिर अगर रीपरफ्यूज़ हो रहा है, एक तो वेसल थी वो ऑक्लूड हो गई तो वहाँ पे इन्फाक्ट बन गया, लेकिन अगर रीपरफ्यूजन हो गई इस टिश्यू की तो ये नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट हेमरेजिक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, या तो इसमें कोलेटरल बन गए हैं या फिर यही इम्बोलाई डिज़ोल्व हो गया, ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से फिर दोबारा से रीपरफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं इसकी। हेमरेजिक जो इन्फाक्ट होते हैं वो यूजुअली आपने याद रखना है कि मैनिफेस्ट करेंगे मल्टीपल समटाइम्स कन्फ्लुएंट पेटिकल हेमरेजेस की तरह। ठीक है, हाँ, हमने यहाँ ए एंड बी फिगर में हमने देखे थे कि किस तरह के हेमरेजिक इन्फाक्ट में हमें पेटिकल हेमरेजेस मिलते हैं। ठीक है, इनमें हमें मिलेंगे माइक्रोस्कोपिक इस तरह के हेमरेजिक इन्फाक्ट की जो पिक्चर है और इवोल्यूशन हेमरेजिक इन्फाक्शन की पैरेलल करेगी दोज ऑफ द इस्केमिक इन्फाक्शन विद द एडिशन ऑफ ब्लड एक्स्ट्राविजेशन एंड रिजॉर्प्शन। ठीक है, यानी इसकी जो पिक्चर और इवोल्यूशन है ना हेमरेजिक इन्फाक्शन की, वो पैरेलल करेगी इस्केमिक इन्फाक्शन के साथ, और यानी उसमें एडिशन हो रही है ब्लड एक्स्ट्राविजेशन की और फिर उसकी रिजॉर्प्शन भी हो रही है। तो इन इंडिविजुअल जिसको कोएगुलोपैथीज़ हैं तो उनमें हेमरेजिक इन्फाक्ट एसोसिएटेड हो सकता है साथ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इंट्रा सेरिब्रल हेमाटोमास के साथ। ठीक है, अंदर ही उसमें बहुत ज़्यादा फिर ब्लीड हो रही होगी क्योंकि कोएगुलोपैथीज़ हैं। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर की बात करें, अपीयरेंस जो होती है नॉन हेमरेजिक वाले इन्फाक्ट की वो इवॉल्व करेगी ओवर टाइम। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 आवर्स, उस पहले 6 घंटों के दौरान जो टिश्यू है वो हमें बिल्कुल अनचेंज्ड नज़र आएगा इन द अपीयरेंस, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन 48 आवर्स के अंदर टिश्यू जो है वो पेल हो जाएगा, सॉफ्ट सा नरम होगा और स्वॉलन होगा, आपने याद रखना है। अब डे 2 से लेके 10 तक जो इंजर्ड ब्रेन है ना वो जेलेटिनस और फ्राइएबल हो जाएगा, और जो बाउंड्री है बिटवीन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यू की जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा इडीमा मिलेगा। इडीमा रिजॉल्व्स इन द एडजेसेंट वायबल टिश्यू। ठीक है, यानी ये जो एबनॉर्मल एरिया टिश्यू है और ये जो नॉर्मल है इसके दरमियान जो बाउंड्री है वो ज़्यादा डिस्टिंक्ट होगी, हमें फ़र्क पता चलेगा कि ये नॉर्मल है ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल के मतलब जो इडीमा है ना एडजेसेंट वाले वायबल टिश्यू में, वो इडीमा खुद ही सही हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डे 2 से लेकर डे 10 के अंदर जब ये जेलेटिनस और फ्राइएबल हो रहा है।
अब 10 से लेके 3rd वीक तक ये टिश्यू जो है वो लिक्विफाई हो जाएगा, इवेंचुअली लीविंग अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी रह जाएगी जो कि ग्रेजुअली फिर एक्सपेंड करेगी एज अ डेड टिश्यू इज़ रिजॉल्व। जैसे ही उसका डेड टिश्यू रिजॉल्व हो जाएगा ये लिक्विफाई होगा और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी जैसे ही डेड टिश्यू रिजॉल्व हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस सी फिगर में हमने देखा कि किस तरह से ओल्ड सिस्टिक इन्फार्क्ट बन गया है, सिस्ट बन गई है और कॉर्टेक्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ में ग्लायोसिस भी हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है कि तकरीबन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें तो टिश्यू रिएक्शन जो है ये फॉलो करता है अ कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस। तकरीबन आफ्टर फर्स्ट, ये तो अभी सारा हमने माइक्रोस्कोपिक देखा ना। अब माइक्रोस्कोपिक में पहले जो 12 घंटे हैं उसके बाद जो इस्कीमिक जो न्यूरोनल चेंज है यानी रेड न्यूरॉन्स जो बन जाते हैं, हमने देखा था ए फिगर में, वो हमें मिलेंगे और साइटोटॉक्सिक एंड वेजोजेनिक इडीमा अपीयर होगा, जो दोनों हम डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, ये पहले 12 घंटों के बाद हो रहा है माइक्रोस्कोपिकली। एंडोथेलियल और जो ग्लियल सेल्स हैं मेनली, जिसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये बड़े बड़े हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे और माइलिनेटेड फाइबर्स जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। आपने याद रखना है, डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे माइलिनेटेड फाइबर्स। ड्यूरिंग फर्स्ट सेवरल डेज, पहले जो कुछ दिन है उनमें न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेट कर देगा उस एरिया ऑफ इंजरी को, लेकिन फिर वो अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर रिप्लेस हो जाएगा बाय मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस जिनमें माइलिन या फिर रेड ब्लड सेल के ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के मैक्रोफेजेस उस लेजन में परसिस्ट करेंगे महीनों से लेकर सालों तक, आपने याद रखना है। तो जैसे ही जो है प्रोसेस पे फैगोसाइटोसिस का और लिक्विफेक्शन का और प्रोसीड करेगा, तो एस्ट्रोसाइट्स जो है ना एट द एज ऑफ द लेजन, वो एस्ट्रोसाइट्स भी प्रोग्रेसिवली बड़े होते जाएंगे, इनलार्ज करेंगे और डिवाइड होंगे और डेवलप करेंगे एक प्रोमिनेंट नेटवर्क ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का एक नेटवर्क जो है बना देंगे। अब सेवरल महीनों के बाद क्या होगा कि जो स्ट्राइकिंग एस्ट्रोसाइटिक न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म उसका जो इनलार्ज हुआ है, उसका एस्ट्रोसाइट का हमने कहा ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इनलार्ज हुआ, तो सेवरल महीनों के बाद अब ये रिग्रेस कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन द वॉल ऑफ द कैविटी astrocyte processes form a dense feltwork of glial fibers admixed with new capillaries and a few perivascular connective tissue fibers। यानी कि अब जो इस कैविटी जो बनी है उसकी वॉल में जो एस्ट्रोसाइट के जो प्रोसेसेस हैं ना, ये एक डेंस सा फेल्ट वर्क बना देंगे ग्लियल फाइबर्स का। फेल्ट वर्क यानी कि एक नेटवर्क, या हम न्यूट्रोफिल कह सकते हैं, वो बना देगा फाइबर्स का। डेंस फेल्ट वर्क ग्लियल फाइबर्स का बना देगा, उस कैविटी में बन जाएगा और साथ में उसमें नई कैपिलरीज भी एडमिक्स्ड होंगी। ठीक है, और कुछ पेरीवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है उसी कैविटी के अंदर, उसकी वॉल्स ऑफ द कैविटी में एस्ट्रोसाइट्स की वजह से। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हेमरेजिक इन्फार्क्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक इसका सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया एंड इन्फाक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इसका सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ का, विच इज़ दी इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज में देखिए, हेमरेज जो है हमारे ब्रेन के अंदर वो कॉज होता है या तो जब हाइपरटेंशन हो या कोई और डिजीज़ जो कि वास्कुलर वॉल की इंजरी करवा दे। ठीक है, वेसल वॉल इंजर हो रही है तभी इसमें हेमरेज हो रहा है। दूसरा, या फिर कोई स्ट्रक्चरल ऐसी लेजन बन जाए लाइक एट्रियोवीनस एंड कैवर्नस मेलफॉर्मेशंस, उनकी वजह से हेमरेज हो सकता है। नंबर 3, ट्यूमर्स की वजह से। सब एरिकनॉइड हेमरेजेस मोस्ट कॉमनली हमने पढ़ा हुआ है कि जब एन्यूरिज्म रप्चर कर जाए उसकी वजह से सब एरिकनॉइड हेमरेज होता है, लेकिन ये आल्सो किसी वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। जबकि सब ड्यूरल या एपिड्यूरल हेमरेजेस ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राइमरी ब्रेन पैरेन्काइमल हेमरेज। स्पॉन्टेनियस यानी कि नॉन ट्रॉमेटिक जो इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज है पैरेन्काइमा के अंदर, जो खुद ही हो रहा है नॉन ट्रॉमेटिकली, ये कॉमन है मिड से लेके लेट एडल्ट लाइफ के दौरान, विद पीक इंसिडेंस का तकरीबन 60 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है। तो मोस्ट जो है ज़्यादातर जब हमारी इंट्रा कोई पैरेन्काइमल वेसल छोटी सी रप्चर कर जाए उसकी वजह से होते हैं। हाइपरटेंशन आपने याद रखना है, बहुत ही इसका लीडिंग अंडरलाइंग कॉज बनता है, और ब्रेन हेमरेज अकाउंट करती है तकरीबन 15% ऑफ द डेथ अमंग द इंडिविजुअल विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन जिनको है, उनमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ठीक है, अब इंट्रासेरेब्रल हेमरेज क्लिनिकली डिवास्टेटिंग होता है व्हेन इट अफेक्ट्स द लार्ज पोर्शंस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जब हमारे ब्रेन के लार्ज पोर्शंस को ये अफेक्ट करता है, या फिर ये जब एक्सटेंड कर जाए हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम में, तो अल्टरनेटिवली ये अफेक्ट कर सकता है स्मॉल रीजन्स को और क्लिनिकली साइलेंट भी हो सकता है।
ठीक है, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। तो हाइपरटेंसिव जो इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेजेस होते हैं हाइपरटेंसिव, ये टिपिकली याद रखिएगा बेसल गैंग्लिया में होते हैं, थैलेमस में, पॉन्स और सेरिबैलम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ये फिगर देखें 23.8 यहाँ पे दिखाया गया है हमारे पास सेरिब्रल हेमरेज। देखें बहुत ज़्यादा मैसिव हाइपरटेंसिव हेमरेज हो गया है जो कि रप्चर कर रहा है इनटू अ लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल में जो है ये रप्चर करता हुआ हमें मैसिव हाइपरटेंसिव हेमरेज नज़र आ रहा है। अब इनके ये जो हमने साइट्स देखी बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, पॉन्स और सेरिबैलम विद द लोकेशन एंड साइज ऑफ द ब्लीड डिटरमाइनिंग इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कितना उसका साइज है ब्लीड का और क्या लोकेशन है, उस हिसाब से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी। तो अगर जो इंडिविजुअल है वो सर्वाइव कर जाता है अक्यूट इवेंट को, तो ग्रेजुअली वो रिजोल्यूशन हो जाएगी उस हेमाटोमा की। समटाइम विद कंसीडरेबल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट भी मिल सकती है। तो मॉर्फोलॉजी अब हम देखेंगे अक्यूट इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में क्या होता है। जो एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड है ना, ये बाकी वाले साथ वाले एडजेसेंट पैरेन्काइमा को कंप्रेस करेगा। तो टाइम के साथ साथ हेमरेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे एक कैविटी के अंदर, आपने याद रखना है, जिसमें ब्राउन डिसकलर्ड रिम होगी, इस तरह की कैविटी में तब्दील हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक इसकी जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें अर्ली लेजन में क्लॉटेड ब्लड नज़र आएगा और वो क्लॉटेड ब्लड जो है वो सराउंड हुआ होगा एडिमेटस ब्रेन टिश्यू के साथ। ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स भी होंगे और ग्लिया भी होंगे और डिस्प्ले कर रहे होंगे मॉर्फोलॉजिक चेंजेस टिपिकल ऑफ एनॉक्सिक इंजरी। एनॉक्सिक इंजरी में जिस तरह हमें चेंजेस मिलेंगे ना न्यूरॉन्स में भी और ग्लिया में, वो यहाँ पे न्यूरॉन्स और ग्लिया शो करेंगे एनॉक्सिक इंजरी वाले चेंजेस, यानी जब ब्लड सप्लाई जो है स्टॉप हो जाती है उसकी वजह से जो चेंजेस मिलते हैं। अब इवेंचुअली इडीमा जो है ना ये रिजॉल्व हो जाएगा। पिगमेंट और लिपिड लेडन जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमें नज़र आएंगे, अपीयर करेंगे, लिपिड लेडन और पिगमेंट वाले। और इसके अलावा रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स जो हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी। ठीक है, वो विजिबल होगी इस लेजन की पेरिफेरी पे हमें एस्ट्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन। तो सेल्यूलर इवेंट्स फिर फॉलो करेंगे सेम टाइम कोर्स को जो ऑब्जर्व होता है आफ्टर द सेरिब्रल इन्फाक्शन। ठीक है, इस सेरिब्रल इन्फाक्शन के बाद फिर हमें सेम टाइम कोर्स से जो है सेल्यूलर इवेंट्स हमें मिलेंगे। देन दूसरा आता है हमारे पास सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी। ठीक है, हम इंट्राक्रेनियल हेमरेज पढ़ रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी CAA। ये एक डिजीज़ है जिसमें ना सेम अमाइलॉइडोजेनिक पेप्टाइड्स जो हैं जिस तरह हमें एल्जाइमर डिजीज़ में मिलते हैं, उसी तरह के पेप्टाइड्स डिपॉजिट कर जाते हैं हमारी वॉल्स ऑफ द मीडियम एंड स्मॉल कैलिबर मेनिंजियल एंड कॉर्टिकल वेसल्स। ठीक है, मेनिंजिस की और कॉर्टेक्स को जो सप्लाई कर रही हैं वो मीडियम और स्मॉल कैलिबर वाली वॉल्स में इसी तरह का पेप्टाइड डिपॉजिट हो जाएगा। तो अमाइलॉइड जो है ये आपने याद रखना है कि कन्फर करता है, एक रिजिड पाइप लाइक अपीयरेंस होती है इसकी और स्टेन करता है विद द कॉन्गो रेड। ठीक है, उसके थ्रू हमें नज़र आएगा। अमाइलॉइड की डिपोजिशन हमारी वेसल की वॉल को कमज़ोर कर देती है, वीकन करती है और हेमरेज का रिस्क बढ़ा देती है, जो कि डिफ़र करेगा इन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दोज एसोसिएटेड विथ हाइपरटेंशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हाइपरटेंशन से इस तरह से डिफ़र करेगा। अब सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी जो है एसोसिएटेड जो हेमरेजेस होंगे वो ऑफन लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, तो हम इसको कहते हैं लोबर हेमरेजेस। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन एडिशन टू दीज सिम्टोमेटिक हेमरेजेस सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी आल्सो रिजल्ट इन स्मॉल लेस देन 1 मिलीमीटर कॉर्टिकल हेमरेजेस भी कराएंगे, जिनको हम माइक्रो हेमरेजेस कहेंगे। ठीक है, छोटे वाले 1 मिलीमीटर से छोटे कॉर्टिकल हेमरेजेस। तो यानी कि ये CAA से लोबर हेमरेजेस भी हो रहे हैं और माइक्रो हेमरेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का सब एरेक्नॉइड हेमरेज एंड सेक्युलर एन्यूरिज्म्स। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नॉन ट्रॉमेटिक वाली सब एरेक्नॉइड हेमरेज का, वो होता है कि रप्चर हो जाए सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म का। आपने याद रखना है कि सेक्युलर बेरी एन्यूरिज्म जो है वो रप्चर कर जाए तो उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली ये सब एरेक्नॉइड जो हेमरेज हो जाता है, नॉन ट्रॉमेटिक का यही कॉज बनता है। अब हेमरेज जो है हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर रिजल्ट कर सकता है किसी वैस्कुलर मालफॉर्मेशन की वजह से भी होता है, ट्रॉमा की वजह से भी हमने पढ़ा हुआ है, या जब हमारी इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो है सेरेब्रल के अंदर जो है वो रप्चर कर जाए वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में हेमरेज होगा, या फिर कोएगुलोपैथीज की वजह से, इवन ट्यूमर्स की वजह से भी। तो ये सारे कॉजेज सब एरेक्नॉइड स्पेस हेमरेज के हैं।
तकरीबन 1/3 जो केसेस हैं उनमें जो रप्चर है सेक्युलर एन्यूरिज्म का ये होता है एट द टाइम ऑफ अक्यूट इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर अक्यूटली किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल के दौरान या सेक्सुअल ऑर्गेजम, तो इस कंडीशन में जो है 1/3 केसेस में सेक्युलर एन्यूरिज्म्स जो है वो रप्चर कर जाएंगे। तो ब्लड जो है अंडर द आर्टीरियल प्रेशर, इतने ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर के अंडर वो फोर्स होगा उस सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, इतना ज़्यादा अक्यूट इंक्रीज आ गया ना इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जो है वो फोर्स हो जाएगा ब्लड, और पेशेंट जो है वो स्ट्राइकन होगा विद द सडन एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक होगा उसको, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये ऑफन डिस्क्राइब होता है एज अ वर्स्ट हेडेक आई एवर हैड। पेशेंट इस तरह की कंप्लेन करेगा, और ये इसके बाद जो है पेशेंट रैपिडली अपनी कॉन्शियसनेस भी लॉस कर लेगा। ठीक है, अब तकरीबन 25 से 50% जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं ना वो डाई कर जाते हैं अपने फर्स्ट ब्लीड के वजह से। ठीक है, और रिकरेंट बार बार अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये सर्वाइवर्स जो हैं उनमें कॉमन है। नॉट सरप्राइजिंगली प्रोग्नोसिस जो है वर्सन हो जाएगी हर एक ब्लीडिंग एपिसोड के साथ। इसके अलावा तकरीबन 90% जो सेक्युलर एन्यूरिज्म्स हैं वो आपने याद रखना है कि एंटीरियर सर्कुलेशन में होंगे नियर द मेजर आर्टीरियल ब्रांच पॉइंट्स। ये फिगर देखें तो इसमें दिखाया गया 23.9 में कॉमन साइट्स सेक्युलर एन्यूरिज्म्स की। ठीक है, तो 90% जो सेक्युलर एन्यूरिज्म्स हैं ना वो एंटीरियर सर्कुलेशन में होते हैं नियर द मेजर आर्टीरियल ब्रांच पॉइंट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ हैं और ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, तो 40% यहाँ पे चांसेस है इसके एन्यूरिज्म के। इसके अलावा ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी है 20% इस साइड पे, 34% इस ब्रांचिंग पॉइंट पे। ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जबकि ये बेजिलर है, यहाँ पे 4% चांसेस है। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड है। तो ये जो हैं कॉमन साइट्स हैं सेक्युलर एन्यूरिज्म्स की। इसके अलावा मल्टीपल एन्यूरिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं 20 to 30% ऑफ द केसेस में, लेकिन 90% जो है इसी तरह के मेजर आर्टीरियल ब्रांचिंग पॉइंट्स पे होंगे। ठीक है, एंटीरियर सर्कुलेशन में। अब एन्यूरिज्म्स जो है ना वो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये डेवलप करते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि कोई अंडरलाइन डिफेक्ट आ जाता है वेसल के मीडिया में। 3 लेयर्स होती है ना, एडवेंटिशा, इंटीमा, मीडिया बीच वाली में जो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से ये एन्यूरिज्म्स बनते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एन्यूरिज्म्स का उन पेशेंट्स में जिनको कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उनको याद रखिएगा ज़्यादा चांस होता है सेक्युलर एन्यूरिज्म का। इसके अलावा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन का, लाइक एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम। ओवरऑल रफली 1.3% जो एन्यूरिज्म्स हैं वो ब्लीड करते हैं पर ईयर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ रप्चर इंक्रीजिंग विथ साइज़। ठीक है, जैसे उसका साइज़ बढ़ता है एन्यूरिज्म का तो उससे रप्चर का जो चांस है बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल